दोस्तों नमस्कार, मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की ताबड़तोड़ गूंज सुनाई दे रही है और इतने एक साथ इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कि लगता है कि देश में भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। एक और योगी आदित्यनाथ की छवि ये मानी जाती है कि वो जो है वो एक तरह से योगी है और इसलिए वो पैसे के मामले में निर्लिप्त हैं, उन्हें कोई लोभ नहीं है पैसे के मामले में और इसलिए वो जो है उनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी है, उनकी नीयत बहुत साफ़ सुथरी है। और दूसरी बात यह है कि वो बेईमानी को पसंद भी नहीं करते। वो जब तक बहुत जोर से हुंकार भरते रहते और कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। लेकिन अब जो एक तरह से व्यावहारिक स्तर पर जो सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं वो सच्चाइयाँ उनके इस दावे को झुठलाने वाली है और उसका और भ्रष्टाचार के ये जो लगातार जो मामले सामने आ रहे उससे जो है उनकी छवि को लेकर, उनकी नीयत को लेकर संदेह पैदा हो गया है। कोई एक ऐसा आदमी जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया हो और जो योगी बन गया हो, जो सन्यासी बन चुका हो, जो संसार को त्याग कर चुका हो, जो निर्मोही हो गया हो और जो स्वार्थ, जो तमाम सारे लालच से परे हो गया हो, उसको पैसे का क्या लोभ हो सकता है। ये प्रथम दृष्टया पहले लोग योगी को लेकर माने बैठे थे, लेकिन अब उन लोगों को लग रहा है कि ये राय बदलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसने संन्यास ले लिया हो वो जो है वो बहुत ईमानदार हो और गृहस्थ बहुत बेईमान हो। उल्टा भी हो सकता है, सन्यासी होकर भी किसी को पैसे की बड़ी लिप्सा हो सकती है। देखा गया था इलाहाबाद में जो महामंडलेश्वर संघ के अध्यक्ष थे वो और जो उनकी उम्र भी काफ़ी 80 के करीब हो गई थी, तो वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि उनको वो जो है पैसा अपने कब्जे में बनाए रखना चाहते थे और दूसरे जो तथाकथित सन्यासी थे वो जो है उस पैसे को हथियाने की फिराक में थे। इसमें उनकी जो है उनकी हत्या हो गई और तमाम सारे महंतों के, सन्यासियों के, जिन्हें कहा जाता कि जिन्होंने जो सांसारिकता से ऊपर उठ गए उन सब के बारे में खुलासा हुआ कि असलियत में वो जो है वो अब कहीं से भी उनका इस तरह से वो उनकी जो मानसिकता वो कहीं से जो है ऊंची नहीं हुई है कहीं, और वो जो है उनको तृष्णा तो कई मामलों में तो उनकी तृष्णा जो सामान्य ग्रस्त है उनसे भी बहुत अधिक। सामान्य ग्रस्त तो सदाचार और नैतिकता को से थोड़ा बहुत डरता भी है, लेकिन और सदाचार और नैतिकता के लिए उसके मन में तो ये भावना रहती कि उस रास्ते पर चला जाए, लेकिन इन तथाकथित त्यागियों के बीच में नहीं रहती। बहरहाल विवेचन का विषय ये नहीं है कि संन्यास के बावजूद भी तृष्णा क्यों, पैसे की तृष्णा, पैसे की इच्छा क्यों ख़त्म नहीं होती, ये एक अलग प्रश्न है। कुल मिला के प्रश्न ये, कुल मिला के स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो भ्रष्टाचार के मामले तेज़ी के साथ में सामने आ रहे हैं और एक चीज़ और देखी जा रही है उनमें कि कहीं ना कहीं जो है उन मामलों को उजागर करने वालों को या उजागर करने की प्रक्रिया को बल देने का काम भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही कर रहा है। और ये इस बात को जानते हुए भी कि इससे योगी को लेकर, योगी की नीयत को लेकर लोगों में संदेह पैदा हो रहा है, योगी की छवि को दरकाने में ये मामले जो है भूमिका अदा कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी जो है केंद्र उनको दबाने की कोशिश नहीं कर रहा उन मामलों में, जैसे अन्य करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व के जो चाहते लोग हैं उनके जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो देखा जाता है कि केंद्र उनमें लीपापोती में जुटता है और अदालतों से इस बारे में फटकार
केंद्र सरकार को लग चुकी है या केंद्रीय एजेंसियों को लग चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में केंद्र पूरी निर्ममता बरत रहा है। उत्तर प्रदेश के मामले में उसको जैसे लग रहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि के बारे में लोगों में जो भ्रम है उसको दूर करने के पर आमादा हुए हैं, ये दिखाई देता है। पहले एक मामला सामने आया अभिषेक प्रकाश का, जो लखनऊ के कलेक्टर थे और जब वो लखनऊ के डीएम थे तब भी ऐसा नहीं है कि उनके बारे में वो विवादों में न रहे हो, तब कोई उन्हें लोग मसीहा और भगवान मानते हो, ऐसा नहीं है। उस समय भी उनकी मनमानियों के अलावा और ये भी था कि उनकी भ्रष्ट करतूतों की भी चर्चा, कथित भ्रष्ट करतूतों की भी चर्चा उस समय भी होती रहती थी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत तेज तर्रार सांसद रहे बीरन सिंह मस्ताना, उन्होंने उनका एक चिट्ठा जो है सौंपा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो सांसद का चिट्ठा तो गंभीरता से सांसद कोई पत्र सौंप रहा है, सांसद कोई शिकायत कर रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि मुख्यमंत्री उससे गंभीरता से लें। लेकिन ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री के अभिषेक प्रकाश मुख्यमंत्री के दुलारे अधिकारी थे और जितने भी मुख्यमंत्री के जो योगी आदित्यनाथ के दुलारे अधिकारी हैं उनके ऊपर चाहे जितना जो है गंभीर आरोप उनके ऊपर लगें और उनमें चाहे जितने प्रमाण हों, पर लेकिन मुख्यमंत्री उसके बावजूद भी उन पर मेहरबान बने रहते हैं। उनके प्रति जो मुख्यमंत्री के मन में जो भरोसा है उसमें वो जो है उस भरोसे में कोई खरोच नहीं आती, वो उस भरोसे को बनाए रखते हैं। और ये जो है और इसके और जो आरोप लगाने वालों को जवाब देने की कोशिश की जाती है, आरोपों को जो है गलत साबित करने की दिशा में, बजाय इसके कि आरोपों की निष्पक्ष जांच करें, आरोपों को गलत साबित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा काम कराया जाता है। तो आखिर एक ऐसा मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करता हो और जिसके सन्यासी होने की वजह से लोगों को ये बड़ा उनको लेकर ये भरोसा बना शुरू में बना हो कि बड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार तो कल्याण सिंह के पहले मुख्यमंत्री के काल से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में साफ सुथरे ढंग से काम होगा। लेकिन ये सारी उम्मीदें योगी आदित्यनाथ ने अपने आचरण से और अपने फैसलों से तोड़ने का काम किया। तो अभिषेक प्रकाश का मामला सामने आया। अभिषेक प्रकाश जैसी जगह पर बैठे हुए जहाँ पर उनको एक तरह से प्रदेश में इन्वेस्ट को उनको प्रोत्साहित करने का, इन्वेस्ट के लिए जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए सुगमता पैदा करने का दायित्व उनके हवाले है। लेकिन मामला ये आया कि एक सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी जिस कंपनी को सारे क्लीयरेंस मिल गए, उसको अभिषेक प्रकाश की टेबल से जो है उसको केवल आगे बढ़ जाता और वो काम शुरू हो जाता। लेकिन अभिषेक प्रकाश ने अनावश्यक तौर पर उस इन्वेस्टर की फाइल को रोक लिया। इन्वेस्टर ने बहुत हाथ पैर मारे तो फिर एक दलाल के माध्यम से उसके पास खबर पहुंचाई गई कि वो जो उसका इन्वेस्टमेंट का जो कुल बजट है उसमें एक बड़े प्रतिशत का अमाउंट बतौर कमीशन के मांगा गया। तो उसके बाद में उस इन्वेस्टर ने कहा कि जब मैं सब कुछ मेरा काम ठीक ठाक है और उसके बावजूद भी मुझे मेरा भयादोन किया जा रहा है, तो फिर उसने इसकी शिकायत की और उसकी शिकायत का नतीजा ये हुआ कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जांच बैठ गई और अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। जब ये अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जब ये कार्रवाई हुई तो एक चर्चा इस बात की फैली कि ये इसलिए नहीं कि मतलब अभिषेक प्रकाश ने भ्रष्टाचार किया था। अभिषेक प्रकाश तो लखनऊ में रहते हुए, लखनऊ के डीएम रहते हुए भी उल्टे सीधे काम कर रहे थे, लेकिन तब उन पर कार्रवाई
कि कोई गुंजाइश मुख्यमंत्री ने नहीं रख छोड़ी थी, लेकिन इसके बाद अब अभिषेक प्रकाश के ऊपर गाज गिरी है, तो उसकी वजह यह है कि जो कमीशन के बंदरबाट को लेकर अधिकारियों के बीच में भी झगड़ा हो गया था। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। ये कहा गया कि एक जो सीनियर अधिकारी हैं, जब उन्हें पता चला कि अभिषेक प्रकाश ने इतना बड़ा कमीशन इतना वसूलने का एक रणनीति बना रखी है, और उसमें से वो उनको हिस्सा पहुंचाने का उनका भी हक बनता है, कमीशन में उनका भी प्रतिशत बनता है, उसमें से एक हिस्सा बनता है। तो उसकी जो है उन्होंने कोई जो है वो परवाह नहीं की है, और वो बड़ी चालाकी के साथ में और सीनियर अधिकारी की उसकी आँख में धूल झोंक कर और वो जो है अकेले पूरा कमीशन डकार जाने की फिराक में। तो उस सीनियर अधिकारी ने कुपित होके और ये उनको जो है ये कार्रवाई कराई, और ताकि वो सबक सीख सके। अब बारी अभिषेक प्रकाश की थी। अब ये लोग कह रहे थे अभिषेक प्रकाश की तरफ से भी जवाबी हमला होगा, तो इसलिए होगा कि लोग ये भी मान रहे थे कि जो अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो उनका निलंबन हुआ है, वो राज्य सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं किया। राज्य सरकार तो फिर भी एक बार उनको बचाने का प्रयास करती, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र सरकार के जो है कानों में भी ये पहुंच गई थी। उसके सामने भी ये अभिषेक प्रकाश की कमीशन वसूली का मामला पहुंचा दिया गया था। तो इसलिए केंद्र ने हस्तक्षेप किया, और केंद्र के सामने पोल न खुल जाए, इसलिए राज्य सरकार को मजबूरन अभिषेक प्रकाश के प्रति अपना मोह खत्म करके और उन पर गाज गिरानी पड़ी। ये बात सामने आई। तो अब ये लग रहा था कि अभिषेक प्रकाश भी बहुत ही घुटे हुए अधिकारी हैं, तो वो भी अपने जो बॉस हैं, जो उनके सीनियर हैं, उन सीनियर के खिलाफ वो भी कोई ना कोई चक्रव्यूह तैयार करेंगे। पता नहीं कि वो उनका सीनियर कौन है, क्या और उसके खिलाफ उनका चक्रव्यूह किस स्तर पर है, जो वो चक्रव्यूह रच रहे वो किस स्तर पर है, ये अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन इस बीच में ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह, जिनकी तारीफ होती कार्यशैली के मामले में, तारीफ तो अखंड प्रताप सिंह की भी प्रशासनिक कुशलता की बहुत होती थी, जिनको मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में चीफ सेक्रेटरी बनवाया था। लेकिन साथ में ये भी था कि ये भी सामने आया कि अखंड प्रताप सिंह जो है माल काटने में भी बहुत माहिर थे, और इसी कारण से जब उनके मामले खुले तो उनको जो है जेल जाना पड़ा अखंड प्रताप सिंह को। तो क्या मनोज कुमार सिंह, जिनकी ये रहती है कि वो आम लोगों की जो मामले आते वो बड़े उनका हेल्पिंग नेचर है, और आम लोगों की वो अगर उनकी जांच शिकायत होती है आम की, तो वो उसमें वो मदद भी करते, बड़ी संवेदनशील भी रहते और बड़ी जो है बहुत ज़्यादा कर्मठ है। ये सारे गुण तो उनके अंदर हैं, लेकिन माल काटने का हुनर भी उनको खूब आता है, ये जताया जा रहा है। तो उसके तहत ये हुआ कि उन्होंने एक जो है एक बिल्डर कंपनी, जिसका जो मेगा सिटी के नाम की थी, तो उस मेगा सिटी को नोएडा में कॉलोनियाँ बनानी थी। तो उसके लिए उसने तमाम अनियमितताएँ की। वो तो अब तो लोग बिना केवल काम का तो प्रोजेक्ट केवल कागजों में बनाते हैं, बाकी ऐसा ताना वाना मिलते जैसे काम कुछ न करना पड़े, एक ढेला लगाना न पड़े, और पूरा जो है जो सरकार से उसमें मिलने वाले अनुदान हैं और तमाम सारी चीज़ें जो मिलने वाली ज़मीनें हैं, और वो जो है वो बिना भार लगे न फिक्री रंग चौका की तर्ज पे बिना कुछ लगाए हुए, बिना कुछ किए हुए, और वो उसके माध्यम से वो अरबों खरबों रुपए का मुनाफा कमा ली। ये हो गया व्यापार का एक सिद्धांत बन गया। तो मेगा सिटी ने भी इसी टाइप का काम किया। तो मेगा सिटी के ऊपर 27,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जुर्माना लगा। अब ये जुर्माने की जो है फाइल मनोज कुमार सिंह के पास पहुंची, और उनके स्तर पे जहाँ तक संभव है कि उस कंपनी की ओर से, उस इन्वेस्टर की ओर से पैरवी हुई हो। तो मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इन्वेस्ट का
वातावरण बनाने के लिए जो है इन्वेस्टर को थोड़ा उनको जो है रियायतें देनी पड़ेगी, उनके प्रति बहुत ज़्यादा कठोर रुख अपनाने से जो इन्वेस्टर्स हैं वो हतोत्साहित होंगे। तो जो है उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पर एहसान करते हुए और उसको 27,000 करोड़ रुपए से ऊपर की उस मामले में अधिकतम माफी दिलवा दी, 27,000 करोड़ से रुपये से ऊपर के मामले में। जबकि इतने बड़े अमाउंट का जो मामला था, उस अमाउंट के मामले में जो एक निर्धारित शर्तें हैं वो उसमें ये है कि ये मामला पहले कैबिनेट के संज्ञान में लाया जाए और कैबिनेट के सामने रखा जाए, उसको बताया जाए कि ऐसा ऐसा मामला है और इसमें ये विवेकपूर्ण ये होगा कि इसमें माफ़ी दे दी जाए संबंधित कंपनी को और इससे लाभ होगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल देने में, इससे जो है बड़ा इसका फायदा मिलेगा। तो एक तो कैबिनेट में जाना चाहिए था, तो वो मनोज कुमार सिंह ने कैबिनेट में नहीं भेजा। और दूसरा ये है कि इस मामले में फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया जाना चाहिए, तो इसकी भी ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी। तो आखिर जो है वो पता चला कि ये प्रक्रियाओं को जो ज़रूरी प्रक्रियाएं थी इनको बाईपास करके उनको क्या ऐसा उस कंपनी में क्या मतलब लाल लटकते दिखाई दिए कि उसको उन्होंने इसका लाभ दिला दिया। अब ये मामला भी इस मामले की भी गूंज जो है बहुत, तो ये मामले को भी सामने लाया गया और इस मामले को भी केंद्र सरकार तक पहुंचाया गया और केंद्र सरकार तक जब पहुंचाया गया तो पीएमओ ने, वैसे तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे ये था कि रावण की लंका में तो हर व्यक्ति कई सौ गज का है, हर आदमी या कई सौ गज का है। तो उसी तरीके से ये है कि जो मोदी के चहेतों में तो जाने कितने लोग 1000 गज के 100 गज के हैं, तो लेकिन वो और जानते भी, प्रधानमंत्री भी जानते, सरकार भी जानती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो उनके दुलारे उनके खिलाफ अगर कोई मामला अगर उठाता भी है तो पहले तो अनसुनी कर दी जाती है और अगर अनसुनी की जाना संभव नहीं होती तो वो मामले में जांच के नाम पर उस मामले को बिल्कुल रफा दफा करने की भूमिका अदा करती है सरकार। उस मामले में उनका कुछ बाल बांका नहीं होने देती। इसके लिए ये सरकार की एक नीति है। तो जब सरकार की ये नीति के अपने लोगों का बाल बांका न हो पाए तो इस मामले में भी सरकार को उस नीति के तहत योगी जी के प्रति हमदर्दी दिखाई देनी थी और मतलब वो जो है योगी जी के चहेते चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ वो सब शिकायतों को जो है ठंडे वस्ते में डाली रहती। लेकिन इसके बजाय पीएमओ ने सीबीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग को ये मामला जांच के लिए भेज दिया और ये मामला गंभीर हो गया है और मनोज कुमार सिंह अगर उसमें फंसते हैं तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से वो योगी जी के बहुत दुलारे, तो इसलिए योगी जी किसान पर तो बट्टा लगेगा ही और योगी जी के प्रति जो एक मोहभंग का लोगों में मोहभंग कराने का प्रयास किया जा रहा है तो वो प्रयास एक नई ऊंचाइयों को छू लेगा अगर ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच में फंस जाती है मनोज कुमार। इसके हाल ये केंद्र ने ये पहली बार नहीं किया। जब केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा है कि हेगड़े के जो है जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जो है उनको अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी होती जा रही है। वो जो है वो उनके स्वभाव में ज़्यादा ही कुछ हेगड़ी आती जा रही है। तो तब तक उनको जो है हैसियत में लाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कोई ना कोई उपक्रम किया गया है और लोगों को ध्यान होगा कि कोरोना काल में इसी दौरान जो उनके बहुत चहेते योगी जी के अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य थे अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ जब शिकायतें हो रही थी और योगी जी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे, तब केंद्रीय नेतृत्व ने, तब केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ फाइल कर दी थी, फाइल खोल दी थी। और उसके बाद में योगी जी पस्त पड़ गए थे और घबरा गए थे। और योगी जी ने उन्होंने जो है तत्काल अमित मोहन प्रसाद का ये विभाग उससे छीन कर और उनको जो है एक तरह से लूप लाइन में डाल दिया था, मैथुन विभाग उनके हवाले कर दिया था। तो इसलिए अमित मोहन प्रसाद को जो है बहुत चढ़ाना चाहते थे, बड़ा प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन अमित मोहन प्रसाद को फिर आखिरी दिनों में, अपनी नौकरी के आखिरी दिनों में एक जलावतन जैसी स्थिति भोगनी पड़ी। तो ये केंद्र सरकार के बीच में और उनके बीच में जो डाल और पात का जो खेल चलता रहता है योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के बीच में, तो ये जो है ये भी अमित मोहन प्रसाद का मामला भी उसकी एक बानगी है और ये भी उसकी एक बानगी है कि अब ये जो मनोज कुमार चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो सीबीसी जांच का आदेश हुआ। अच्छा, इधर राज्य में योगी जी के पास में लोक निर्माण विभाग के समय योगी जी के पास नहीं है। जब से जो नितिन प्रसाद हैं वो जब से केंद्र में चले गए हैं, पहले उनके पास में ही विभाग था, तो तब से ये है नितिन प्रसाद जब पहले उनके पास में यह मामला था, और जब से नितिन प्रसाद केंद्र में चले गए तो फिर योगी जी ने अभी तक किसी और को ये विभाग सौंपा नहीं, उनके पास ही ये विभाग है। तो उसमें अगर कोई बात आती है, भ्रष्टाचार की कोई बात आती, तो वो तो निश्चित रूप से उसकी चोट तो योगी जी की छवि पर ही होती है। इसलिए तो सामान्य तौर पर से हर कोई जान सकता है कि वो तो फिर ये है कि उन्हीं की छवि पर उसको चोट होती, मतलब उनकी छवि को जो नीचा करने का, उनकी जो पोल खोलने का जो एक अभियान पार्टी के अंदर एक चल रहा है, तो वो उसी के क्रम में ये चीज़ें सामने आएगा। तो योगी जी के पीडब्ल्यूडी विभाग में एक जो चीफ इंजीनियर है रामनाथ सिंह, उनका एक मामला सामने आया है। रामनाथ सिंह 18 वर्षों से पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में जमे, और योगी जी तो ट्रांसफर नीति बनाई थी, बड़ी पारदर्शी व्यवस्था और बड़ी जो है तर्कसंगत व्यवस्था बताने का दावा किया था। लेकिन अगर तर्कसंगत व्यवस्था उन्होंने बताई होती तो मान लीजिए कि 18 वर्ष से हैं तो उनके पहले से ही मुख्यालय में, तो जब वो आए तो उनके समय में भी उनको पर्याप्त समय हो चुका होगा रामनाथ सिंह को। तो अगर योगी जी ने फिर कैसी नीति बनाई कि ये तो नीति बनाई होगी कि इतने वर्षों से अधिक समय तक कोई व्यक्ति एक ही जगह नहीं रह सकता। फिर ये रामनाथ सिंह को उन्होंने क्यों बनाए रखा? वो चीफ इंजीनियर हो गए तब भी उसमें बने हुए हैं, तो फिर ये आखिर ये व्यतिक्रम करने की ज़रूरत योगी जी को किस कारण से पड़ी है? ऐसी कौन सी खूबियाँ थी? वो फिर वही बात है कि रामनाथ सिंह के अंदर ऐसा कौन सा लाल लटक रहा था जो योगी जी ने जो है उनको उनके मामले में जो अपनी नीति और नियमों को नहीं माना और वहीं पे उनका प्रमोशन करा के और वो जो चाहते थे लखनऊ में बनाए रखा। तो अब जो है उनके खिलाफ योगी जी के 2 मंत्री खड़े हुए, एक महेंद्र शरण सिंह है और एक जो है औलख साहब है। दोनों लोगों ने कहा कि रामनाथ सिंह बहुत भ्रष्ट है, और सप्रमाण उन्होंने जो है रामनाथ सिंह के खिलाफ योगी जी को शिकायत दी। और उसके बाद में जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी प्रमाण के साथ में योगी आदित्यनाथ को रामनाथ सिंह की करतूतों से अवगत कराया है। और ये जो है साबित किया जा रहा है कि अगर पीडब्ल्यूडी में अगर जो है पारदर्शिता लानी है, पीडब्ल्यूडी में अगर जो है भ्रष्टाचार को रोकना है, तो रामनाथ सिंह जैसे लोगों को संड करना बहुत जरूरी है। फिर भी इन शिकायतों को अपने 2 राज्य मंत्रियों के द्वारा शिकायतें की गई हैं,
तो भी योगी जी ने अभी कोई जो है ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं की जिससे पता ही चले कि वो शिकायतों को गंभीरता से ले रहे हैं और रामनाथ सिंह को और दूसरी बात ये कि वो तो नीतिगत बातें आरोप सही हो या गलत हो, जब 18 वर्षों से एक जगह पर जाने हो तो रामनाथ सिंह को दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए। तो अब दूसरी जगह भेजे जाने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, ये भी एक सवाल आ गया। और PWD में जो भ्रष्टाचार का ये आरोप लगा, ये भी पहली बार भी नहीं, अकेले रामनाथ सिंह पे नहीं, उनके जो PWD विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं अजय चौहान योगी जी के शुरुआती दौर में खाद्य विभाग के आयुक्त बनाए गए, तो वहाँ पे भी उनकी जो जंग की कारगुजारियाँ सामने आई, उसकी वजह से अजय चौहान से योगी जी नाराज हो गए थे और उनको वहाँ से हटा के महत्वहीन विभाग में भेज दिया गया। फिर क्या मामला सेट हुआ योगी जी से का कि योगी जी ने उनको PWD जैसा महकमा सौंप दिया, मलाईदार महकमा, और फिर वहाँ पे भी वो तमाम सारे गुल खिला रहे। हालांकि वो ये गुल खिलाने वाली बात सही है, यानी ये जांच का विषय है, लेकिन इस बारे में चुनाव के समय जो उन्नाव के MLA ठाकुर MLA हैं अनिल सिंह, उन्होंने जो है ये एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि अजय चौहान को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, क्यों PWD में उनको अवैधान मिला हुआ है, जबकि वो उनकी कारगुजारियाँ ये बताती हैं कि वो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं। लेकिन अपने लोगों के द्वारा की गई शिकायत को भी योगी गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि योगी की तो स्थिति ये है कि जो उनके दुलारे अधिकारी हैं और उनके दुलारे अधिकारियों में से ज़्यादातर वो लोग हैं जो अत्यंत भ्रष्ट हैं, तो उनके खिलाफ विधायकों के मुंह से भी कुछ सुनना पसंद नहीं करते और विधायकों को डपट देते कि आप दलाली बंद कर दीजिए, हमारी जो है हम आपको व्यवस्था ठीक ठाक कर लेंगे। ये योगी जी का एक रवैया है। तो योगी इस रवैये को लेकर अब जो है लोगों के अंदर अब ये योगी जी की प्रति धारणा बदलने का काम कर रही है। अब लगता है कि कहीं जो इसकी वजह से जो प्रतिकूल धारणाएं बन रही हैं, वो प्रतिकूल धारणाएं कहीं ये ना हो कि उनके हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर भी भारी पड़ जाए उनका नुकसान कराने के बाद, क्योंकि लोग मूल रूप से एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के हामी रहते हैं मूल रूप से। तो भारतीय जनता पार्टी को भी राम जन्मभूमि और उसकी वजह से सत्ता में विराजमान होने का अवसर नहीं मिला कि 370 अनुच्छेद 370 या राम जन्मभूमि की वजह से उस समय पर कांग्रेस की सरकार पर, मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे थे और वो उनकी उचित तरीके से सफाई देने में असमर्थ सिद्ध हुई थी, जबकि बाद में वो भ्रष्टाचार के सारे मामले अदालत में टिक नहीं पाए और जो उसमें आरोपित लोग थे वो निर्दोष वो जो है बिना शर्त बरी हो गए। लेकिन उस समय मोदी किस अहमन्यता में मनमोहन सिंह की सरकार ने उसका प्रतिवाद करने का, उसका स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं समझी। ये एक उसका चिंतन का एक विषय, चिंतन मंथन का ये सोचने का विषय है। तो कहने का मतलब ये कि उस समय लोगों ने केवल भ्रष्टाचार को हटाने के लिए और दूसरा उन्होंने जो काला धन के खिलाफ गरज रहे थे मोदी जी, और ये कह रहे थे कि मैं एक एक पैसा वसूलूंगा और मतलब इतनी, और जो काले धन की वसूली से देश के पास में इतने संसाधन आ जाएंगे कि हमें नए टैक्स लगाने की तो बात क्या है। हम तो लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए और भेज देंगे, इतना ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास में आएगा। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो लोगों ने जो है तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं कर सके, न तो स्विस बैंकों से कोई काला धन जब्त हुआ, न अन्य जो द्वीपीय देश हैं जहाँ पे फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्मों के जरिए जो है काले धन को सफेद बनाया जाता, तो उसमें जो संलिप्त हमारे देश के उद्योगपति राजनीतिक ना उनकी जो है ना उनसे कोई वसूली हो सकी, कोई वसूली नहीं हो सकी। और वसूली को तो बात छोड़ दीजिए, फिर तो ऐसी एक नीति बना दी, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी, चाहे केंद्र की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, कि एक तरह से वीर भोग्या वसुंधरा का सिद्धांत पारित कर दिया कि जो वीर है उसी को इस वसुंधरा को भोगने का अधिकार है। और वो वीरता उसकी आंकी कैसी जाएगी? वीरता का आंकड़े का उन्होंने पैमाना ये बनाया कि अगर आपको कोई पद दिया गया तो वो पद देने के बाद में भी आप ये कोई नैतिक वीरता न दिखाकर उस समय आप दोनों हाथों से लूटने का जितना पैसा बना सकें उतना वो काम करें, क्योंकि वो इन सरकारों की निगाह में वो एक पराक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता वो दुस्साहस और एक वीरता के रूप में दुस्साहस किया जाता और इसलिए उन पर कार्रवाई की क्यों बात है कि वो ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही दुस्साहसी लोगों को, ऐसे ही दिले लोगों को जिनके जो लोक लाज को कुछ नहीं समझते, जो कानून को कुछ नहीं समझते और जो पैसे को ज़बरदस्त तरीके से बटोरने की तरकीबें जानते हैं और उसका साहस रखते हैं, ऐसे लोगों की तो पूजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों का तो सम्मान होना चाहिए। और यही योगी और मोदी की सरकार में हो रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो संस्कारित कार्यकर्ता हैं, जिसकी वजह से वो उनके पास में धन साधन नहीं है, वो जिस तरीके से तिरस्कृत हो रहे, वो उससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि मोदी सरकार ने एक सम्मान के मानक के रूप में ये स्थापित कर रखा है कि आपने एन प्रकार कितना ज़्यादा आपने जो है आप धन बटोर चुके हैं, आपकी आर्थिक हैसियत किस लेवल पर पहुंच गई है, ये उनके प्रतिष्ठा का उनके मानक है। इसी के आधार पर प्रतिष्ठा होती है। लेकिन ये है कि उसका संबंध अंतरात्मा से, सदाचार का और जो नैतिक मूल्यों का संबंध अंतरात्मा से है। तो इसलिए अगर एक उन्माद की स्थिति में कुछ समय के लिए लोग भुलावे में आ जाएं, लोग इन चीज़ों को न समझें, लेकिन अंततोगत्वा लोग भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार के मामलों की अनदेखी चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। जो मामले खुले हैं उन मामलों में रामनाथ सिंह के खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और मनोज कुमार सिंह के खिलाफ अगर मामला सही है तो उनकी कुर्सी चाहे जितनी ऊंची हो उन पर भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और आरोप उन पर जो लगाए जाए आरोप है उनके पीछे कोई साजिश है तो उनका भी बहुत जल्दी उसके बारे में भी स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए। उसके बारे में भी संदेह का निराकरण करने का काम बहुत जल्दी होने चाहिए। और जब भ्रष्टाचार ये जो स्थिति बता रही है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है तो फिर अब उनको अपना जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, सतर्कता विभाग है और जो POW है, इस तरह की एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तब उनकी नीति साबित होगी। और जो प्रदेश में जो लोकपाल है उस लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को भी और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए उसे अधिक संसाधन दिए जाएं और उसको इस मामले में रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए उसको लक्ष्य सौंपे जाएं। विजिलेंस से कहा जाए कि वो नेताओं की और अधिकारियों की जो प्रदेश में हैं और जिन्होंने एक बहुत ही चमकदार अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है, नोएडा से लेके और लखनऊ तक जिन्होंने अरबों खरबों रुपए के प्लाट और ज़मीनें खड़ी कर ली हैं, उन सब के बारे में वो विजिलेंस प्रॉपर तरीके से सर्वे करें और ऐसे सारे लोगों को की संपत्तियाँ जब्त करने और उनको जेल भेजने का एक काम करें। अगर उसके अंदर ये मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा अब बहुत हो गया, धर्म के जितने मुद्दे थे वो
सब पूरे हुए। अयोध्या में राम मंदिर बन ही चुका है और मथुरा में प्रक्रिया चली रही है और लगता है कि देर सवेर वहाँ पे भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनेगा। लेकिन अब केवल उन्हीं मामलों में, जैसे संभल में मस्जिद खोजने और पता चला किसी और उत्तर प्रदेश के हर शहर में मंदिर खोजने में लोगों को अपनी अटकाए रखने की ये नीति अब बदलनी पड़ेगी, वरना लोग अब जो है चेतने की स्थिति में आ गए हैं। अब उनका जो हिस्टीरिया का जो दौर था, सांप्रदायिक हिस्टीरिया का, वो सांप्रदायिक हिस्टीरिया से अब वो उभरने लगे। तो उस मामले में अगर एक कपट की नीति जारी रहती है कि नहीं, हम उस मामले में भ्रष्ट तत्वों का कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमारे पास में भी, हमारे संसाधनों में भी बढ़ोतरी होती है, हमारी भी आर्थिक हैसियत में बढ़ोतरी होती है, हमारे पास में भी रुपया आता है। तो इस प्रलोभन में, इस बुलावे में अगर जो भ्रष्टाचार पर एक कठोर और सटीक प्रहार करने का जो दायित्व है, उस दायित्व को अगर योगी सरकार द्वारा नहीं निभाया जाता है तो फिर योगी सरकार की छवि की लोगों की निगाह में योगी सरकार की खलनायक छवि बनने का क्रम शुरू हो गया है। और जैसे बढ़ावा मिलेगा किसी भी तरह की अनदेखी से, और फिर वो योगी के लिए बहुत भारी सिद्ध होगा। अब देखना ये है कि इस बारे में योगी जी आत्मचिंतन कर पाते या नहीं कर पाते। आज के वीडियो में बस इतना ही।